नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, कल की जो हमने वीडियो एसएससी जीडी 2023 के जो प्रीवियस क्वेश्चन लिए थे, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो आज फिर से हम बच्चों एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन को ही, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं आज की क्लास को शुरू। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसको एक बार जो है बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और Q उसे 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस पर एक साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना प्रतिशत शेष बचेगा? ऑप्शन है बच्चों 68%, 52%, 36% और 64%। तो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री का नंबर देने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर देता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, करने के तरीके बहुत सारे, तो लेकिन सबसे जो बेस्ट अप्रोच होगी हमें उसी को समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बच्चों P एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है P एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और Q उसे 25 दिनों में कर सकता है। Q उसे 25 दिनों में कर सकता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया यदि वे इस पर एक साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी कि दोनों ने एक साथ 4 दिनों तक काम किया। ठीक है, उसके बाद कार्य का कितना प्रतिशत भाग शेष बचता है? क्वेश्चन में इतनी सी बात आपसे पूछी गई है बच्चों। ठीक है, चलिएगा देखते हैं भाई। तो सबसे पहले बच्चों हमें करना क्या होगा, हमें यह पता करना होगा कि आखिर वो टोटल काम कौन सा है। तो टोटल काम निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 20 और 25 का जो एलसीएम होगा बच्चों, आपको पता है कि 20 और 25 का जो एलसीएम होता है वो 100 होता है। यानी कि हमने मान लिया कि टोटल जो वर्क है वो कितना है भाई, 100 यूनिट है, यानी कि टोटल वर्क हमारा 100 है। क्लियर हुई बात? अब अगर 20 दिन में P के द्वारा 100 काम होता है तो एक दिन में कितना काम होगा? तो 20 पंजे 100, यानी कि P एक दिन में कितना काम करेगा बेटा? 5 यूनिट पर डे काम करेगा। ठीक है, P के द्वारा एक दिन में काम कितना हुआ? 5 हुआ। 25 दिन में Q करता है 100 काम, तो एक दिन में कितना होगा बच्चों? 4 यूनिट पर डे, यानी कि P करता है एक दिन में 5 यूनिट और Q करता है एक दिन में 4 यूनिट। और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया। आप मुझे बताइए, अगर P एक दिन में 5 काम करता है और Q एक दिन में 4 काम करता है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहोगे सर एक दिन में दोनों के द्वारा 5 और 4 9 काम होगा। अगर एक दिन में 9 काम होता है बच्चों तो 4 दिन में कितना काम होगा? आप कहोगे सर 36 काम होगा, यानी कि 100 यूनिट में से 36 काम जो होगा वो 4 दिन में पूरा हो चुका। ठीक है बच्चों, तो 100 में से 36 काम पूरा हो चुका, तो शेष पार्ट कितना बचा? 100 में से 36 को माइनस करोगे तो आप कहोगे सर 64 यूनिट बचा। तो ये क्या बचा बच्चों? ये रेस्ट वर्क बचा। रेस्ट वर्क यानी कि शेष काम कितना बचा? 64। लेकिन ये 64 जो काम बचा बच्चों, ये 100 में से ही तो बचा, तो 100 में से 64 बचा। परसेंटेज में आंसर देना है तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे सर 64% शेष वर्क बचा। इतना ही करना है एग्जाम के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस सवाल का जवाब है। ठीक है बच्चों, तो 64%। ठीक है, इस तरीके से आपको इस सवाल को करना था। ठीक है, एक बार नोट करो जल्दी से, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। P करता है 20 दिन में, Q करता है 25 दिन में, तो सबसे पहले हमने निकाल लिया टोटल वर्क क्या है? 100 है। तो 20 दिन में 100 काम तो एक दिन में 5, 25 दिन में 100 काम तो एक दिन में 4, दोनों के द्वारा एक दिन में 9 काम हुआ, 4 दिन में होगा 36 काम, यानी कि ये जो 36 है ये वर्क डन है, 4 दिन का वर्क डन है। तो 100 में से 36 काम हो चुका, तो बचा हुआ काम कितना होगा? 64। लेकिन 64 100 में से बचा हुआ, परसेंटेज में निकालना है तो कितना बचा? 64% बचा। क्लियर हो चुकी होगी बात? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई फटाफट तब तक तुम। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये क्वेश्चन है बच्चों टाइम डिस्टेंस का, यानी कि ट्रेन का क्वेश्चन है। क्लियर हुई बात? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों 257.5 मीटर और 272.5 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हुए 15.9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि अनुमानित संयुक्त चाल प्रति घंटा क्या है? तो आपसे पूछा गया उनकी अनुमानित संयुक्त चाल प्रति घंटा क्या है, यानी कि एक तरीके से आपसे रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, ऑप्शन है बच्चों 120 किलोमीटर प्रति
प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 145 किलोमीटर प्रति घंटा और 136 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात को और समझना होगा आपको। ठीक है, देखिए बच्चों, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है तो वो हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये होता है ट्रेन का पहला पॉइंट, क्योंकि जो ट्रेन चैप्टर होता है केवल और केवल 3 पॉइंट पर आधारित है। ठीक है ना, यानी कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, तो हमेशा वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। बात समझ में आई? लेकिन जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो वो हमेशा अपनी लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है जिसको वो पार करेगी। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया कि 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाइयां अलग अलग दे रखी है, तो इसका मतलब जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो इसका मतलब दोनों की लंबाइयां जुड़ती है। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिएगा। तो 257.5 मीटर और 272.5 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हुए, विपरीत दिशाओं में, यानी कि एक ट्रेन इधर से आई और एक ट्रेन बच्चों इधर से आई। ठीक है, एक की लंबाई दे रखी है 257.5 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई दे रखी है 272.5 मीटर। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हुए 15.9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो 15.9 सेकंड लगते हैं एक दूसरे को बच्चों पार करने में। ठीक है, तो उनकी अनुमानित संयुक्त चाल प्रति घंटा क्या होगी? तो बच्चों एक खास बात है ट्रेन वाले चैप्टर में, डिस्टेंस वाले चैप्टर में, कि लास्ट में जो चीज आपसे पूछता है उसी का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। और मैं समझकर चल रहा हूं कि आपको यह पता है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटा समय। तो स्पीड निकालनी है बच्चों, स्पीड बराबर क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि जब ये ट्रेन और ये ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयां जुड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि दोनों की लंबाइयां जुड़ेगी। तो 257 और 272 कितना हुआ? 529 और 0.5 कितना हुआ? 1, यानी कि 530। तो दोनों की लंबाई हमने जोड़ दी 530, दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ने के बाद 530। ये हुआ दूरी। और समय कितना दे रखा बच्चों? 15.9 सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। क्लियर हुई बात? जबकि यहाँ पे ये 530 मीटर है और ये 15.9 सेकंड है। तो यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊं बच्चों, एक जीरो इधर बढ़ेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो ये मीटर प्रति सेकंड है फिलहाल। अगर मैं इसमें 18/5 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो हमेशा 18/5 की मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हमेशा 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना बच्चों, कई बार क्या ना बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। तो एक बात हमेशा मेरी याद रखना, देखिए ये 5/18 है और ये 18/5 है। ठीक है, अगर आपको बड़ी यूनिट में जाना हो तो बड़े को ऊपर रखना, यानी कि 18 को ऊपर रखना। लेकिन अगर आपको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो छोटे को ऊपर रखना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है और मीटर प्रति सेकंड बेटा छोटी यूनिट है। अगर बड़ी से छोटे में जाओगे तो छोटे को ऊपर रखना, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना चाहते हो, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी में जाना चाहते हो, तो हमेशा बड़े को ऊपर रखना, यानी कि 18 को ऊपर रखना है। क्लियर हो चुकी होगी इतनी बात? ठीक है, चलिएगा। तो अब यहां से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि 18/5 की मल्टीप्लाई की जाए या फिर 5/18 की मल्टीप्लाई। तो यहां पर मीटर प्रति सेकंड था, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना था बच्चों में। ठीक है, तो यहां से अब काट पीट लो, 3 पंजे 15, 3 तिये 9, 3 चंग 18। क्लियर हुई बात? अब 53 से कितनी बार कटेगा बच्चों? 100 बार कटेगा। और 5 से काट दोगे 20 बार, 20 सिक्का 120। तो इसका मतलब स्पीड जो आई बेटा 120 किलोमीटर प्रति घंटा आई। क्लियर हुई बात? ये जो स्पीड निकली बच्चों, ये एक तरीके से रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि दोनों की संयुक्त रूप से स्पीड है। क्योंकि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चलती है तो दोनों ट्रेनों की जो स्पीड होगी बच्चों वो जुड़ेगी। मान के चलो इसकी स्पीड S1 थी और इसकी स्पीड S2 थी, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी बच्चों S1 प्लस S2 होगी, और ये S1 प्लस S2 ही रिलेटिव स्पीड है, जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें और इससे ज्यादा कुछ भी बताने को मेरे पास वर्ण नहीं है, सारी चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप तब तक। तो ये क्वेश्चन आपको करके बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। एक बार आप जो है वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, ये भी आपका जो क्वेश्चन है डिस्टेंस वाले चैप्टर से है, जो एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था। ठीक है ना, चलिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों,
अमीषा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 किलोमीटर दौड़ती है और बस द्वारा 32 किलोमीटर जाती है। यदि बस की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में अमीषा की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, अमीषा की औसत चाल ज्ञात करें। तो बच्चों ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है बच्चों 394 बटे 41 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर है 392 बटे 41 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर है 391 बटे 41 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर है बच्चों 393 बटे 41 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास बच्चों ऑप्शन है। ठीक है, एक बार इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन में है बच्चों एक अमीषा 2 किलोमीटर। देखिए बच्चों ये पूरी डिस्टेंस है, ये क्या है, पूरी एक डिस्टेंस है। अगर मैं बात करूं 2 किलोमीटर की, कि जो अमीषा है वो 2 किलोमीटर, अच्छा 3 किलोमीटर चली 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, चलिएगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 किलोमीटर जाती है, तो 3 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये 2 की स्पीड से गई। किस स्पीड से? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब क्वेश्चन में कहा गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 किलोमीटर दौड़ती है। अब 7 किलोमीटर जो दौड़ी ना, वो जो 7 किलोमीटर दौड़ी, ये मान लो ये 7 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर जो दौड़ी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ी। और बस द्वारा 32 किलोमीटर जाती है। यदि बस की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये यहां तक मान लो कि ये 32 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये 32 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको उसने बस के द्वारा तय की, और बस की जो चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में पूछा गया कि पूरी यात्रा में अमीषा की औसत चाल क्या है। तो आपसे केवल वो एवरेज स्पीड पूछना चाहता है कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। देखो बच्चों, आपने जब डिस्टेंस वाला चैप्टर किया होगा तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूले भी बताए जाते हैं कि 2xy बटा x प्लस वाई, इस तरह के फॉर्मूले भी बताए जाते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, ये केवल और केवल तभी काम करते हैं जब जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट हो, समान हो, स्थिर हो। लेकिन अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है ना, तो बच्चों हम जो है डायरेक्ट उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे देख भी लिया होगा कि यहाँ पे 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे बच्चों 32 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यानी कि हमारे यहाँ पे डिस्टेंस जो है इस क्वेश्चन में वो अलग अलग है। अगर डिस्टेंस बच्चों अलग अलग है तो इसका मतलब हम एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये तो बेसिक से जाना पड़ेगा, या फिर आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा जो शानदार होगा और जबरदस्त होगा, बिल्कुल एकदम आपको करके मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद जब भी डिस्टेंस अलग अलग होगी आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना जल्दी कर पाओगे, वरना बेसिक मेथड तो है ही। देखो एवरेज स्पीड निकालने का जो बेसिक मेथड की अगर मैं बात करूं तो बेसिक मेथड क्या हो सकता है, लो मैं पहले वो भी बता देता हूं। एवरेज स्पीड आपसे जानना चाहता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो इसका मतलब कुल दूरी क्या होगी, देखो कुल दूरी 3 और 7 और 32 और 7 कितना 39 और 3 42, यानी कि कुल दूरी हुई बच्चों 42। बात समझ में आई, कुल दूरी कितनी है बच्चों 42 किलोमीटर। बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं बात करूं टोटल टाइम टेकन की, ये बताओ 3 किलोमीटर जाने में 2 की स्पीड से चला तो टाइम कितना लगा, दूरी बटे 4 यानी कि 3/2 समय लगा। कितना समय, 3/2 समय लगा। बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये 7 किलोमीटर जाने में 4 की स्पीड से चला तो टाइम क्या लगा होगा, आपको होगा सर दूरी बटे 4 यानी कि 7/4 समय, 7/4 समय लगेगा। बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बच्चों कि 32 किलोमीटर जाना है, 28 की स्पीड से जाना है तो टाइम कितना लगेगा, आपका होगा सर दूरी बटे 4 यानी कि 32/28, और 32/28 को आप लिख सकते हो बच्चों 4 × 32 4 × 28, तो इतना टाइम लगेगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये था बच्चों बिल्कुल बेसिक मेथड, आप इससे भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छा मेथड है ये भी, ठीक है ना, जब भी डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो यहाँ पे करना क्या है बच्चों, 2 4 7 का एलसीएम लोगे, 2 4 7 का एलसीएम होगा 28, तो 28 एलसीएम आ गया जो कि 28 42 के पास पहुंच जाएगा बाद में। 42 × 28 बटे नीचे क्या बचेगा देखते हैं, 2 से काट दोगे 28 को, कितनी बार कटेगा, 2 से जब 28 को काटोगे 14 बार, 14 थी 42, तो यहाँ पे बच्चों 42 होगा, प्लस 4 × 7 28 और 7 × 7 49, यहाँ पे 49 होगा, प्लस 7 × 28 4 × 32, यहाँ पे बच्चों 32 होगा। उम्मीद है यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है बच्चों। चलिएगा अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे 42 × 28 तो यहाँ पे है ही, इनको जोड़ लेते हैं, जोड़कर क्या मिलेगा, 9 और 2 11, 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 4 12, यानी कि
323 यहाँ पे आ चुका। तो 3 से उड़ा दो, 3 चौक 12, 3 कम 3, 3 से काट दोगे 14 3 42, ठीक है। तो इसका मतलब 14 गुणा 28 बटे 41। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 28 में 4 दिखाई दिया, 28 में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों 4, तो क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन में अपॉन में 41 है कि नहीं, यहाँ पे भी हमारा 41 आया, तो इसका मतलब अगर 28 में 4 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आंसर वही ऑप्शन होगा जो 4 से पूरा पूरा कटता होगा। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो 94 है 4 से नहीं कटेगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ये 92 बेटे 4 से कटेगा, ये आंसर हो सकता है। 91 4 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 93 4 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर जो है हमारा बी ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि जब 14 गुणा 28 करोगे तो 392 ही आएगा, और 392 बटे 41 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। उम्मीद है बेसिक मेथड आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको। नोट कर लिया होगा भाई बच्चों, ठीक है। चलिएगा अब मैं इसको रफ कर देता हूं। मैं दूसरा तरीका आपको बताना चाहूंगा कि हम दूसरे तरीके से किस तरीके से इस क्वेश्चन को और कर सकते हैं, ठीक है। जब भी डिस्टेंस अलग अलग हो, जब भी दूरी कांस्टेंट ना हो, तो आप एक काम करना, आपको जो चाल दी जाती है, स्पीड दी जाती है, उस स्पीड का क्या लोगे आप, एलसीएम ले लोगे। यानी कि जो स्पीड दे रखी है बच्चों 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा, जो स्पीड दे रखी है ना बच्चों, इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या है देखते हैं अभी। एलसीएम 2 4 28 का जो एलसीएम होगा बच्चों वो 28 ही होगा। तो ये 28 किलोमीटर हमने मान ली डिस्टेंस है। क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस है। क्लियर हुई बात, ठीक है। लेकिन हमें जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 7 32, यानी कि 3 7 और 32 के रेशियो में हमें डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है बच्चों। 3 7 और 32 के रेशियो में हमें डिस्टेंस दे रखी है। देखिएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर 28 किलोमीटर जाओगे तो कितना समय लगेगा, 2 से डिवाइड कर दोगे आप, कितना 14। यहाँ पे 4 से काट दो, 4 7 28, 28 एकम 28। अब आपको क्या करना है, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम चाहिए। कुल डिस्टेंस 28 गुणा, इसको जोड़ के लिख दोगे बच्चों, जोड़ के, ठीक है ना। 32 और 7 39 और 3 42, तो 42 अपॉन में, अब इसकी मल्टीप्लाई 14 थी 42, तो 42 आ गया। अब प्लस 7 7 49, 7 की मल्टीप्लाई करोगे 7 7 49 प्लस 1 गुणा 32, तो यहाँ पे 32। तो जो कैलकुलेशन हमने बेसिक मेथड से की थी, क्या वही कैलकुलेशन नहीं आई यहाँ से भी? आपको कहोगे सर बिल्कुल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप एलसीएम के थ्रू भी, एलसीएम वाले मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 28 गुणा 42 बटे 123 बनेगा नीचे, और 3 से काट दोगे, 3 चौक 12, 3 कम 3, यहाँ 14, 14 गुणा 28 कितना हो गया, 392, और 392 बटे 41 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि एवरेज स्पीड निकल चुकी। तो उम्मीद है ये वाला मेथड भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक बार जो है इसको आप जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों एक परसेंटेज का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर जो है एग्जामिनर पूछता है। जीडी के ही एग्जाम में नहीं, हर किसी एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होगा उसमें कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज का टकरा सकता है आपको। तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं एग्जाम में, वो हमको देखना है, ठीक है बच्चों। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप तब तक तुम जो है एक बार जो है वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने की कोशिश करना, उसके बाद जो है अपना आंसर को देखना, ठीक है बच्चों। चलिएगा देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये, क्वेश्चन में कहा गया कि एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। एक सरकारी कर्मी है, एक सरकारी कर्मचारी है जो अपनी इनकम का 76% जो है खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत का वृद्धि प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो दशमलव के 2 स्थान तक बात की गई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो एक सरकारी कर्मचारी अपनी आय का 76%, आपको पता होना चाहिए कि इनकम में से अगर मैं खर्चा एक्सपेंडिचर को घटा दूं तो क्या बचेगा, सेविंग्स बचेगा। बात समझ में आई कि इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को घटा दूं तो क्या बचेगी, सेविंग्स बचेगी, यानी कि बचत बचेगी, ठीक है। अगर यहां पे 76% जो है खर्च की गई, भाई अगर उसकी इनकम 100% थी, 100% थी, 100% में से अगर उसने 76% खर्च कर दी, मैं मान के चल रहा हूं कि उसकी इनकम 100 रुपए थी। अब 100 रुपए में से 76% उसने खर्च कर दिया, तो 100 का 76% 76 ही होगा। तो 100 में से 76 खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया, आपको अगर सर 24 बचा लिया। तो 100 माइनस 76 बराबर 24। इनकम, इसका मतलब है रेशियो जो निकला बच्चों हमारा, वो इनकम का, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का जो रेशियो आया 100 76 24 आया। क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि
इनकम उसकी 14% बढ़ जाती है। अगर उसकी इनकम 14% बढ़ जाती है, आप मुझे बताओ 100 का 14% क्या होगा? अरे 100 का 14% क्या होगा? तो आप कहोगे सर 14 ही होगा, 100 गुणा 14/100 यानी कि 14। तो इसका मतलब उसकी जो इनकम में वृद्धि होती है बच्चों, वो 14 रुपए की होगी। इस बात का मतलब ये हुआ। लेकिन उसका जो खर्चा है, वो खर्चा भी कितना बढ़ा भाई? 10% बढ़ा। खर्चा भी कितना बढ़ा? 10%। खर्चा कितना था? 76। तो 76 का 10% क्या होगा? 76 का 10% 7.6 होगा। 7.6। इसका मतलब इसका जो खर्चा है वो 7.6 बढ़ा। बात समझ में आई? अगर इनकम 14 रुपए बढ़ी और खर्चा भी 7.6 रुपए बढ़ा, तो इसका मतलब इसकी जो सेविंग्स होगी वो कितनी वृद्धि होगी? 14 में से 76 को घटा दो, सॉरी 7.6 को घटाओगे तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, है ना? 10 में से 6 गए 4, यहां बचेगा 13, 13 में से 7 गए 6, तो यानी कि 6.4। इतनी जो वृद्धि होगी उसकी जो है सेविंग्स में वृद्धि होगी 6.4। उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना है दशमलव के 2 स्थान तक। आप मुझे बताइए, उसने क्वेश्चन में पूछा गया कि उसकी जो सेविंग्स थी, उसकी जो बचत थी, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी दशमलव के 2 स्थान तक? तो पहले उसकी जो सेविंग्स थी वो कितनी थी भाई? 24 थी। अब जो 24 थी सेविंग्स, इसी सेविंग्स पे 6.4 रुपए की इसकी वृद्धि हुई। 24 रुपए पर कितने की वृद्धि? 6.4 की। तो ये जो वृद्धि हुई ना, ये 24 रुपए पर हुई। परसेंटेज में चाहिए तो गुणा 100 और लगाओगे, परसेंटेज में चाहिए तो गुणा 100 और लगाओगे। बात समझ में आई? तो इस जीरो से ये पॉइंट तो खत्म हो गया। तो 8 3 24 और 8 8 64, तो 8 गुणा 10 यानी कि 80/3, 80/3%। यानी कि इस बात को मैं लिख सकता हूं 3 दूनी 6, 3 6 18, 26.666 इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी कि 26.67% लगभग अप्रोक्सीमेट ये आपका आंसर होगा, जो कि आपका ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, उम्मीद है एकदम चीजें क्लियर हो चुकी होगी किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है ना, कई बार हम जो है इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रैक्शन बनाकर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों? इसलिए हमने 100 मान लिया कि इनकम उसकी 100 है। 100 रुपए अगर उसकी इनकम है तो 76% खर्च कर दिया, तो 100 में से 76 रुपए खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 24। अगर उसकी इनकम 14% बढ़ती है तो 100 का 14% 14 रुपए, खर्चा 10% बढ़ता है तो 76 रुपए का 10% 7.6 रुपए। तो इनकम अगर 14 बढ़ी, खर्चा 7.6 बढ़ा, तो उसकी जो सेविंग्स में वृद्धि होगी वो 6.4 रुपए होगी। कितने पर होगी बच्चों? 24 रुपए पर। 24 रुपए पर इतने की वृद्धि, 100 पर कितना? आंसर आपका 26.67%। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नोट करो तुम जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना? ये परसेंटेज का बोल सकते हो या रेशो का बोल सकते हो, क्योंकि दोनों का ही हम प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है, चलिएगा देखते हैं भाई क्वेश्चन को। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप तब तक एक बार क्वेश्चन पढ़ना और बनाने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, चलिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेचा। राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेचा। उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा था। यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 रुपए था, यदि उर्मिला का कॉस्ट प्राइस कितना था बच्चों? 50,000 रुपए था, तो सुजाता ने टीवी को कितने रुपए में खरीदा? ऑप्शन है 66,000 रुपए में, 72,000 रुपए में, 78,000 रुपए में, या फिर 65,000 रुपए में। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं फिर। राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर, तो राखी ने क्या किया? सुजाता को बेच दिया भाई टीवी। कितने परसेंट के लाभ पर? 10% के लाभ पर। तो आपको पता होना चाहिए 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 10/100 यानी कि 1/10 है, यानी कि 10 रुपए पर उसने 1 का फायदा लेकर बेचा। बात समझ में आई? अगर राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि उसने खरीदा 10 रुपए में था, लेकिन 1 का फायदा लिया होगा 11 रुपए में उसने बेच दिया होगा। किसको? सुजाता को। 10% का फायदा तभी तो होगा, 10% का फायदा 1/10, 10 रुपए पर 1 का फायदा, कि 10 का खरीदा था, 1 का फायदा लिया, 11 रुपए में बेच दिया। उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा। उर्मिला ने वह टीवी राखी को कितने लाभ पर? 20% के लाभ पर बेचा। अब 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी बच्चों वो होगी 1/5, 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि 5 रुपए पर 1 का फायदा उसने भी कमाया। किसने? उर्मिला ने। यानी कि उर्मिला ने उसको खरीदा होगा 5 रुपए में और बेच कितने में दिया बच्चों? 6 रुपए में, तभी 1 का फायदा होगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 रुपए था तो सुजाता का क्या होगा? उर्मिला का 50,000 था तो सुजाता का बताना है, सुजाता का क्या होगा। इस बात का मतलब यह हुआ कि हमें केवल और केवल उर्मिला का सुजाता के साथ रेशो चाहिए। बात समझ में आई? अगर बच्चों में इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये जो कॉमन रेशो होगा ना ये कटेगा, तो बचेगा क्या? उर्मिला
रेशियो सुजाता, तो यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 10 पंजे 50 और 11 छिक्का 66। इसका मतलब ये हुआ उर्मिला ने 50 में खरीदा था और सुजाता ने कितने में खरीदा, 66 में। जबकि उर्मिला ने खरीदा कितने में बच्चों, 50,000 में, और एक यूनिट की वैल्यू 50 यूनिट की वैल्यू कितनी, 50,000, एक यूनिट की वैल्यू 1000, तो 66 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 66,000 रुपए होगी, 66 के होगी, क्योंकि एक के का मतलब 1000 होता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सुजाता ने इस टीवी को 66,000 रुपए में खरीदा था, यानी कि सुजाता का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 66,000 रुपए है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो इस क्वेश्चन को करेंगे, इस तरीके से बात समझ में आई। 5 गुणा 10 50, 6 गुणा 11 66, यानी कि जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो कॉमन रेशियो कटेगा, केवल रेशियो जो बचेगा वो उर्मिला और सुजाता का बचेगा। क्लियर हुई बात? तो जल्दी से नोट करो फटाफट इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, फिर जल्दी से हम कर लिया होगा बच्चों नोट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को बच्चों मेरे कहने से एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार तुम खुद बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना, एक बार जरूर करना। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, एक निश्चित राशि 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, एक निश्चित राशि 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है। यानी कि कोई राशि थी 6% चक्रवर्ती ब्याज की दर थी और 2 साल बाद वो 7200 रुपए बन जाती है। बात समझ में आई? यानी कि कुल मिला के बात ये है कि कोई राशि P मूलधन है हमारा, ये थी, और इसको 2 साल बाद 6% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने रुपए हो जाती है, 7200 रुपए हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये अमाउंट है। बात समझ में आई? चलिएगा। जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया हो, जिस पर, तो किस पर किया गया भाई, मूलधन पर किया गया ना, क्योंकि जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया हो वह राशि निकटतम रुपए में पूर्णांक तक बताइए, यानी कि कंप्लीट नंबर, यानी कि पूर्णांक में बताना है भाई, पॉइंटों में आंसर नहीं देना। तो इस बात का मतलब तुम समझ ही गए होंगे। अगर तुम थोड़े से होशियार बालक हो तो तुम इस बात को भली बात ही समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि हमें जो आंसर देना है वो निकटतम रुपए में देना है और पूर्णांक में देना है। तो इस बात का मतलब है हमारा जो भी आंसर होगा वो पॉइंट में आया होगा और हम उसके नजदीक जो इंटीजर बनेगा, पूर्णांक बनेगा, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होगी इतनी। ठीक है, ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। चलिए देखते हैं भाई। कोई राशि थी 2 साल बाद 6% की दर से 7200 रुपए हो जाती है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 6% को पकड़ेंगे। अब 6% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 6/100, यानी कि 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 50 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज। ये बात आप अच्छे से जानते हो कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। यानी कि अगर हमारा मूलधन 50 रुपए है तो 50 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज है वो 3 रुपए होगा। ठीक है, इस 3 रुपए को हम चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकते हैं और साधारण ब्याज भी बोल सकते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में केवल बच्चों इतना ही फर्क होता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल केवल और केवल मूलधन पर काउंट होता है, प्रिंसिपल पर काउंट होता है, और प्रिंसिपल पर काउंट होने के कारण ही हर साल साधारण ब्याज हमेशा समान होता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में बच्चों ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज समान होने के बाद अगले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो मूलधन के साथ साथ बच्चों पिछले साल के ब्याज पर भी लगता है। तो इसी कारण जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 साल के बाद समान नहीं होते। बात समझ में आई? तो यानी कि ये 3/50 जो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो 1 साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो क्या बनेगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 50 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज होने के बाद ये 53 रुपए बन गया। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों ये 50 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज होने के बाद 50 रुपए 53 रुपए बन जाते हैं। तो इसका मतलब 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये। लेकिन हमें 2 साल का चाहिए, तो पावर करोगे बच्चों 2, तो 53 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 53 का स्क्वायर, ये 50 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 09 है ना, 25 में 3 जोड़ दो 28। ये चीज मैंने तुम्हें बता रखी है, वर्ग करना, वर्गमूल करना, ये हर चीज मैंने आपको बता रखा है। वहां पे जाके आप सेकंडों में निकाल सकते हो किसी भी संख्या का वर्ग करना। तो 50 का स्क्वायर बच्चों 2500। तो ये जो हमने रेशियो निकाल लिया बच्चों, ये मूलधन का अमाउंट के साथ निकाल लिया, यानी कि ये अगर प्रिंसिपल है तो ये क्या है बच्चों, ये अमाउंट है, ये मिश्रधन है। बात समझ में आई? तो यानी कि मूलधन अगर 2500 है तो 2 साल बाद ये पैसा कितना हो जाता है, 2809 रुपए हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कि नहीं भाई साहब 7200 रुपए होगा, 7200 रुपए। कितना होगा बच्चों, 7200। क्वेश्चन में ये बात दे रखी है कि 2 साल बाद 7200 रुपए हो जाता है। बात समझ में आई? हमें निकालना है बच्चों 2500 यूनिट की वैल्यू। तो 2500 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 7200 बटे 2809।
7200 बटे 2809 और गुणा 2500। ये बच्चों हमें 2500 यूनिट की वैल्यू निकालनी। एक यूनिट की वैल्यू है 7200 बटे 2809, तो 2500 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2500 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ही हमारा आंसर होगा। लेकिन आप अच्छे से जानते हो ये 2809 का मतलब है 53 गुणा 53 यानी कि 53 का स्क्वायर, और 53 जो संख्या है वो एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2809 से ना तो ये संख्या पूरी पूरी कटेगी और ना ये संख्या पूरी पूरी कटेगी। उम्मीद है इतनी बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना वक्त नहीं होता कि हम जो है 2809 से जो है इस पूरे को हम भाग दे सके। क्लियर हुई बात? तो एसएससी जीडी जानबूझकर इस तरह के ऑप्शन सेट करती है ताकि बच्चे को थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप जो है आज के बाद बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे कैलकुलेशन करने में। यही चीज आपको समझनी है, यही चीज आपको सीखनी है कि किस तरीके से हम जो है पेपर में प्रेशर के साथ कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 2809 से ना तो ये पूरा पूरा कटेगा ना ये पूरा पूरा कटेगा। क्लियर हुई बात? एक छोटी सी बात को समझते हैं इसको करने से पहले। आप मुझे बताओ अगर मैं 20 को ना 4 से भाग कर दूं तो इसका मतलब आंसर हमारा 5 मिलेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, लेकिन अगर मैं 20 को 5 से भाग कर दूं बच्चों तो आंसर क्या मिलेगा? आप कहोगे सर 4 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ अंश तो हमने समान रखा, लेकिन अगर हम 4 से भाग करते तो 5 और 5 से भाग करते तो 4, यानी कि अगर डिनोमिनेटर को हम कम रखते हैं तो वैल्यू ज्यादा आती है, लेकिन डिनोमिनेटर को यानी कि हर को हम ज्यादा रखते हैं तो वैल्यू कम आती है। बात समझ में आई? हर को अगर बड़ा करोगे तो वैल्यू कम आएगी, हर को छोटा कर दोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हर अगर छोटा है तो वैल्यू ज्यादा आएगी और हर अगर बड़ा है तो वैल्यू कम आएगी। बात समझ में आई? अब यहां पे देखते हैं भाई, 2809 से ये 7200 या 2500 पूरा पूरा नहीं कटेगा, यहां डबल जीरो मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको 2809 ना मानकर थोड़ी देर के लिए इसे इंटीजर बना दूं, यानी कि इंटीजर तो ये है ही, डबल जीरो कर दूं, यानी कि 9 को भी मैं जीरो मान लूं थोड़ी देर के लिए। अप्रोक्सीमेशन में करना है क्वेश्चन को, अगर अप्रोक्सीमेशन में नहीं करोगे तो आप जो कैलकुलेशन में वक्त जो है बेकार कर दोगे अपना। ठीक है ना? तो इसको आप क्या कर दोगे, 2800 बना दो ताकि मैं जीरो से जीरो काट पाऊं, बस इतना है। अब एक बात बताओ, 2809 थी पहले, अब मैंने 2800 कर दिया, इसका मतलब मैंने हर को छोटा कर दिया, हर को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर हर को मैंने कम कर दिया तो जो भी वैल्यू निकलेगी ना बच्चों वो वैल्यू ज्यादा आएगी, बड़ी आएगी। इसका मतलब उससे थोड़ा कम होगा आंसर हमारा, जो भी होगा उससे थोड़ा कम होगा आंसर हमारा। बात को समझना, अगर मैं हर को छोटा करता हूं वैल्यू ज्यादा आई, हर को बड़ा करता हूं तो वैल्यू कम आई, तो मैंने हर को बेटा 2809 से उठाकर 2800 कर दिया, यानी कि हर को मैंने छोटा कर दिया। अगर हर को छोटा कर दिया तो वैल्यू ज्यादा आएगी, लेकिन हमारा जो आंसर होगा उस वैल्यू से थोड़ा कम होगा। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं। अब 2 जीरो से ये कट चुका, 4 से काट दो, 4 से 28, 4 से काट दो 18। अब 18 को 7 से काट दो पॉइंटों में, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4 पॉइंट लगा दिया, 40, 7 पंजे 35, फिर 5 आ गया, 7 7 49, बस इतना काफी है दशमलव के 2 स्थान तक। गुणा 2500 करोगे, गुणा 2500 करोगे, 2 जीरो से बच्चों ये पॉइंट हटेगा। अब यहाँ पे 25 के मल्टीप्लाई करो, 25 सत्ते 175 का 5 का हासिल 17, 25 पंजे 125, 125 और 17 जोड़ना 125 में, 10 जोड़ोगे 135 और 7 142, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 2, हासिल कितना बच्चों 14, 25 दूनी 50, 50 और 14 64, यानी कि वैल्यू हमारी बेटा ज्यादा आई 6425। इसका मतलब आंसर 6425 से ज्यादा नहीं हो सकता, 6425 से कम होगा। अब 6425 से ज्यादा नहीं होगा, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता 6449। ठीक है, 6425 से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि 6507 भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बच्चे हमारे पास 2 ऑप्शन, ये तो बी है या सी है। अब ये 6400 तो बेटा तब होता ना जब ये पूरा का पूरा कट जाता, ये तो पूरा का पूरा 64 से कट जाता, कैलकुलेट हो जाता, पूरा का पूरा पॉइंटों में कटता, जबकि हमारा आंसर पॉइंटों में आना है। तो इसके नजदीक जो नंबर होगा वो 6400 तो नहीं हो सकता, थोड़ा कम बच्चों, फिर यही होगा 6408। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर जो है हमारा वो 6408 होगा। ये हमारा सही आंसर होगा, सटीक आंसर, क्योंकि 6400 पूरा पूरा आंसर नहीं बनेगा, डबल जीरो नहीं थी यहाँ पे नीचे जो हम काट सके इसको। ठीक है, तो 6400 हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर हो चुकी होगी बात इतनी? ठीक है, तो उम्मीद है पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में कैलकुलेशन करने का जो स्टाइल होता है, अप्रोक्सीमेशन में जाने का जो तरीका होता है, वो भी आपको मैं समझा चुका। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट करो फिर, है ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन को पढ़िए भाई तब तक तुम जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। यदि वह 42% की छूट देता है तो
उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन है बच्चों 33.5%, 8.5%, 30% या 27.5%। ठीक है, ये एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। ठीक है ना, चलिए करने का प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। मान के चलो हमने उसका क्रय मूल्य ना 100 रुपए मान लिया, अब 25% ज्यादा करना है, 25% ज्यादा अंकित करना है, तो इसका मतलब 100 का 25% कितना होगा बच्चों? आप कहोगे सर 25 रुपए, तो 100 में 25 जोड़ के लिखोगे तो इसका मतलब 125 रुपए। इसका मतलब ये 125 रुपए ये अंकित कर दिया। अगर अंकित कर दिया तो ये विक्रय मूल्य ही एमआरपी बना होगा। ये विक्रय मूल्य ही क्या बनेगा बच्चों? एमआरपी बनेगा, मार्क प्राइस बनेगा, मार्क रिटेल प्राइस। बात समझ में आई? ठीक है, ये एमआरपी ही, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने सामान को अंकित मूल्य पर ही बेचना चाहता है। समझ रहे बात को? वो अंकित मूल्य ही उसका विक्रय मूल्य है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, यदि वह 42% की छूट देता, और आप इस बात को भली बात ही जानते हो, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, तो 42% का डिस्काउंट देता, यदि वह 42% का डिस्काउंट देता तो उसका हानि प्रतिशत कितना होता? इसका मतलब डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है 42%। अब मुझे एक बात बताओ, हर कोई चीज अपने आप में 100% होती है? आप कहोगे सर बिल्कुल 100% होती है। अब 42% डिस्काउंट दिया गया तो उसका मतलब 42% वो कम में बेचेगा, तो 100 में से 42 कम कर दो। अब 100 में से 42 कम करोगे तो कितना बनेगा बच्चों? ये बनेगा आपका 58%, है ना? तो यानी कि 125 का 58% में बेचेगा, 58% में। बात समझ में आई? क्योंकि 42 कम कर दिया। ठीक है, अब ये जो एमआरपी है, एमआरपी ना रहकर ये क्या बन गया बच्चों? एसपी बन गया। क्या बन गया? विक्रय मूल्य बन गया। क्लियर हुई बात? क्या बन गया बच्चों? विक्रय मूल्य बन गया। और आपको पता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा सीपी और एसपी के बीच की कहानी होती है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी और एसपी के बीच में बनेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। 25 पंजे 125, 25 का 100, 2 दूनी 4, 2 से काट दोगे 29, और 29 पंजे 145, 145 बटे 2 करोगे तो ये बचेगा बच्चों 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यानी कि 100 रुपए का सामान हमने कितने में बेच दिया? ये 72.5% में बेच दिया। तो कितने नुकसान में, कितने घाटे में बेच दिया? कितने घाटे में बेच दिया? 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 7 गए 2, तो 27.5 रुपए घाटे में बेच दिया। लेकिन आप जानते हो कि परसेंटेज को हम हमेशा 100 पर कैलकुलेट करते हैं, तो 100 पर जितना चेंज आता है उसी को हम परसेंटेज कह देते हैं। तो इतना घाटा हुआ 27.5% का। तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हुई होगी। वेरी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन थी। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर से नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट करते हैं। पढ़ो तब तक आप सवाल जल्दी से। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये फिर से ट्रेन का क्वेश्चन दे दिया गया। एसएससी जीडी ने 2023 में ट्रेन से कम 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं। बात समझ में आई? चलिएगा, ये फिर से ट्रेन का क्वेश्चन आ गया। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, और ये सारे सवाल एक ही पेपर के हैं। अब देखो ट्रेन डिस्टेंस के फिर से क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन ट्रेन डिस्टेंस आए, तो यानी कि चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आई? देखिएगा, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। भाई एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 150 मीटर है। लो भाई ये मैंने लिख दिया 150 मीटर है। ठीक है, यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है। तो ये जो है एक व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ये किस स्पीड से भाग रहा है बच्चों? समान दिशा में ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है, और इसको करती है कितने सेकंड में पार? 3 सेकंड में पार कर जाती है इस व्यक्ति को। ठीक है, ट्रेन की चाल बताइए। अब हमें ट्रेन की चाल नहीं पता, हमने मान ली कि s किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी ट्रेन की चाल, s किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन है बच्चों 182 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी ऑप्शन है 168 किलोमीटर प्रति घंटा, 191 किलोमीटर प्रति घंटा, 196 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए समझते हैं भाई क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने है ये कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 मीटर है। इसकी स्पीड के बारे में हमें नहीं पता, इसी के बारे में पूछा गया है। एक व्यक्ति जो ट्रेन की ही दिशा में भाग रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, एक व्यक्ति जो इसी की ही दिशा में भाग रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इस व्यक्ति को ये ट्रेन 3 सेकंड में पार कर जाती है। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो ट्रेन डिस्टेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी खास बात बच्चों बस यही है कि जो चीज पूछ लेता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बच्चों उसी का लगता है। बात समझ में आई? अगर सेम डायरेक्शन में भागेंगे ना, कोई दो चीज, कोई दो ऑब्जेक्ट, हमेशा रिलेटिव स्पीड निकलती है। सेम डायरेक्शन में चालें हमेशा
घटती है, अंतर होता है चालों में, क्योंकि इस व्यक्ति को इस ट्रेन ने पार किया, तो इस व्यक्ति को इस ट्रेन ने जब पार किया तो इसको ओवरटेक करके गया ना, कितनी चाल से ओवरटेक किया होगा, s-2, यानी कि हमेशा बड़ी चाल में से छोटी चाल घटेगी, रिलेटिव स्पीड अगर निकलेगी तो s-2, तो s-2 ये क्या है बच्चों, ये चाल है, रिलेटिव स्पीड, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और आप अच्छे से जानते हो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो इसका मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी चली, 150 मीटर चली, और समय कितना लिया बच्चों, 3 सेकंड लिया, समय कितना लिया, 3 सेकंड। लेकिन यहां पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है और ये बेटा मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करके यूनिट सेम कर लेते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा हो चुका और इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा हो चुका। अब बस केवल सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना, 5 × 3 = 15, 15 यानी कि कितना हो गया बेटा 10, 15 से 150 कट गया 10 बार, 180 आ गया यहाँ पे, ये कितना आ गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये रिलेटिव स्पीड है, सापेक्षिक चाल है, लेकिन हमें s चाहिए, तो s चाहिए, तो s बराबर कितना, ये 2 उधर जाके जुड़ेगा तो ये कितना हो जाता है बच्चों, 182 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है। और उम्मीद है मुझे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो पहले ही ऑप्शन जो है आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको जल्दी से नोट करो फटाफट। ठीक है, अब इस क्लास के बाद हम जो है जो मुलाकात करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे, फिर से हम जो है एक नए और अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जो है इन वीडियो को बार बार देखिए और एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन फिर से 2024 में फिर से जब जीडी का एग्जाम कंडक्ट होगा इसी टाइप से क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। लेकिन बस पता नहीं क्यों बच्चा जो है, बच्चों को सब कुछ पता है किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, फिर भी बच्चा जो है गलत करके आता है, हमें बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।